हथेली पर रखकर नसीब क्यों तू अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि समायोजन क्या है, समायोजन का अर्थ, परिभाषाएं और सुसमायोजन व्यक्ति कैसे होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि समायोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे समायोजन के लक्षण, यानी कि समायोजन के क्या क्या लक्षण हैं और एक सुसमायोजित व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं, तथा इसके साथ ही सुसमायोजन करने की क्या क्या टेक्निक हैं, कौन कौन सी युक्तियां हैं। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और सभी चीज़ों को बारीकी से उदाहरण के साथ समझते चलिए। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक जो है देखने में तो वो छोटा लग रहा है कि समायोजन, ये 5 अक्षर जो आपको दिख रहा है तो वो छोटा दिख रहा है, लेकिन 5 अक्षर जो है समझ लीजिए कि 5 घंटे के बराबर है अगर ढंग से क्लास चल जाए तो। ठीक है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको कम समय में अच्छे से समझा दें। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि समायोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उसके बाद अब देखिए आप कि समायोजन के लक्षण क्या हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए, सबसे पहला इसका लक्षण है संतुलित एकीकृत व्यक्तित्व। देखिए, समायोजन जो व्यक्ति करने वाले होते हैं उन्हीं का लक्षण बता रहा है कि संतुलित एकीकृत व्यक्तित्व, यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं समायोजन करने वाले, उनके लक्षण क्या हैं। उनका पहला ये लक्षण है कि वह जो होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो एकीकृत होता है। ठीक है, अर्थात जो कहते हैं वही कार्य वो करते हैं। ठीक, उसके बाद संतुलित, उनका जो व्यक्तित्व होता है वह क्या होता है, वो संतुलित होता है, न तो ज़्यादा ऊपर न तो ज़्यादा नीचे की बातें करते हैं। वो जिस लेवल में हैं उसी लेवल की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो अगर उसकी आमदनी 3000 रुपये महीना है तो वह क्या करता है, सिर्फ 3000 रुपये महीना का उसकी तनख्वाह है तो वह वैसे ही औसत बात करेगा जितना कि उसकी आमदनी में गुजारा हो सके। वह ऐसा नहीं कि जाके हल्ला करेगा बाहर कि मैं तो रोज़ पनीर की सब्जी खाता हूँ। ठीक है, तो वह क्या है, संतुलित व एकीकृत व्यक्तित्व तो होता है समायोजन वाले व्यक्ति का। आगे देखिए, नियमित दिनचर्या। जो भी समायोजित व्यक्ति होते हैं उनकी दिनचर्या जो होती है हमेशा नियमित होती है। अक्सर जो कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनकी दिनचर्या फिक्स नहीं होती। कभी 12 बजे सोएंगे, कभी 8 बजे उठेंगे, कभी 8 बजे सोएंगे तो 12 बजे उठेंगे, कभी बीच रात में ही जाके लगेंगे काम करने। तो वो क्या होते हैं, हमेशा तनाव स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। तो वो कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक, आगे देखिए, तीसरा है समायोजन योग्यता, यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट। इस समायोजन की जो योग्यता है यह भी एक समायोजन का क्या है, लक्षण है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। आगे देखिए, संवेगात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी, ये क्या होती है, यानी कि संवेगात्मक परिपक्वता से अर्थ यह है कि जो समायोजन करने वाला व्यक्ति होता है वह अपने संवेगों पे नियंत्रण रखता है। अगर उसे कहीं कोई गया है ऑफिस में, उसे बॉस उसे डांट रहे हैं तो जो समायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा उसे गुस्सा तो आएगा भाई डांट सुन के, लेकिन क्या करेगा, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगा। इसे एक डायलॉग है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, तो वही वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, अपने गुस्से पर। ठीक, और भी बाकी जो उसके संवेग होते हैं जो कि कहीं पे भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, जो भी है, तो उन पर क्या कहता है, कंट्रोल करता है उस यथा स्थिति में। आगे देखिए, आत्मविश्वास की भावना समायोजन करने वाले व्यक्तित्व में होती है। जैसे अब आत्मविश्वास से क्या मतलब है, आत्मविश्वास से मतलब ये है कि मैं जो करने जा रहा हूँ यह कार्य क्या है, एकदम ही सही है। ठीक, यह आत्मविश्वास होता है समायोजन करने वाले व्यक्ति में, उसकी विशेषता है। आगे देखिए, सहनशीलता, टॉलरेंस। सबसे बड़ी चीज़ आज के युग में यही है, सहनशीलता। आज के समय में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं 80% उसकी वजह यही है कि लोगों में यह जो टॉलरेंस है यह क्या है, बहुत ही कम हो रहा है। अगर हमने आपको एक बात बोल दिया तो आप क्यों उसे बर्दाश्त कर लेंगे, आप भी तुरंत झगड़ जाएंगे। भले ही आप में शक्ति रहे या न रहे मुकाबला करने की, लेकिन आपको बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो ये सहनशीलता का गुण क्या है, समायोजन करने वाले व्यक्ति में बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार अक्सर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि
कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो हुई हैं, आपके साथ भी हुई होंगी, कि जो कि सहनशीलता से बिल्कुल ही परे होती हैं, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए जो समायोजित व्यक्ति होता है वह क्या करता है, वह उस समय कुछ नहीं बोलता है, वह बात को मन में रखे रहता है। हालांकि उसका जो बदला है वो दूसरे तरीके से लेता है, लेकिन उस समय मौके की नजाकत को देखते हुए अगर वह वहाँ पे भारी नहीं पड़ रहा है तो वह चुपचाप बात को सहन करके वहाँ से निकल लेगा और अपने को उस माहौल के हिसाब से समायोजित कर लेगा। लेकिन जो कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला होगा वह तुरंत ही, जो कि गर्म दिमाग वाले होते हैं, वह क्या करेंगे, वह तुरंत वहाँ पे ऑन द स्पॉट फैसला करने लगते हैं और क्या होता है कि फालतू में उन्हें ही नुकसान हो जाता है। ठीक, तो यह है सहनशीलता की बात। आगे देखिए, निर्णय लेने की योग्यता, एबिलिटी टू डिसाइड, यानी निर्णय लेने की योग्यता भी समायोजन करने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। वह ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं कि जैसे कोई समस्या उनके सम्मुख आ गई है तो तुरंत उस पर निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने पर उस पर दृढ़ भी रहते हैं कि अगर मैं ये सोचा हूँ तो मैं ये करूँगा। ठीक है, आगे देखिए, वास्तविकता की स्वीकृति, जो वास्तव में वो हैं उसको भी स्वीकार करते हैं समायोजन करने वाले व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सामान्य वर्ग से संबंध रखता हूँ तो मैं कहीं बाहर जाके यह नहीं कहूँगा कि मैं 35,000 रुपये महीने मेरी तनख्वाह है और मैं आरडी चलता हूँ, मैं ये बात नहीं कहूँगा। मैं जो यथार्थ जगत में हूँ मैं वही बात करूँगा, मैं उसी अपने आप को समायोजित कर लिया हूँ। कोई भौकाल नहीं बनाना है, न कहीं गरीबी रोनी है, जो हूँ वो मैं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविकता की स्वीकृति, यह समायोजन के लक्षण हैं। ठीक, जो यह कार्य करता है वह व्यक्ति अपने आप को समाज में बहुत ही अच्छी तरीके से समायोजित कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा कार्य संतुष्टि। व्यक्ति जो कार्य करता है अपने उस कार्य में क्या होता है, बहुत ही संतुष्ट होता है। ठीक, आगे देखिए, आत्ममूल्यांकन की क्षमता। आत्ममूल्यांकन की क्षमता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो समायोजन करने वाला होता है, उसके अंदर समायोजन करने की क्षमता होती है, वह स्वयं का क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि हमारे में क्या कमी है, कि जो हमारी ऐसी शिकायत हुई, हमारे में क्या विशेषता है जो हमारी ये तारीफ हो रही है। ठीक है, तो वो जो समायोजन करने वाला व्यक्तित्व होता है वो अपने आप को मूल्यांकन भी करता है कि आखिर में क्या कमी की हम डांट सुन के आ रहे हैं, तो कमी क्या करता है, दूर करता है, और दूर करने के बाद अपने आप को उस वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समायोजन बनाए रखने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए, सबसे पहला उसमें उपाय है, आप उपाय जानने से पहले यह चीज़ जानिए कि समायोजन किन किन परिस्थितियों में होता है और कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं समायोजन बनाए रखने के लिए। देखिए, समायोजन बनाए रखने के लिए सबसे पहला आपका कारक है विद्यालय। ठीक है, दूसरा है समाज और तीसरा है वातावरण। तो देखिए, अब विद्यालय और वातावरण और समाज, यह तीनों मिल करके क्या करते हैं, यह तीनों मिल करके ही बालक को समायोजित करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम देखिए जानेंगे कि कैसे ये प्रभावित करते हैं। सबसे पहला देखिए है, हम आपको बताएंगे कि आपका परिवार कैसे आपको समायोजन बनाए रखने में सहायता करता है। यानी कि समायोजन को बनाए रखने के उपायों में सबसे पहला उपाय जो है वह क्या है, परिवार का। तो देखिए, परिवार का क्या योगदान होता है, देख लीजिए, लिख रहा हूँ। समायोजन बनाए रखने में परिवार की भूमिका। अब देखिए, समायोजन बनाए रखने में परिवार की क्या भूमिका है। सबसे पहली बात देखिए, परिवार में बालक क्या होता है, रहता है, हमेशा रहता है। विद्यालय तो सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए तो जाता है, बाकी समय तो विद्यालय में ही रहता है, अरे परिवार में ही रहता है बालक। ठीक है, तो देखिए परिवार के क्या क्या कार्य होने चाहिए समायोजन बनाए रखने के लिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उत्तम परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए बालक को। यानी कि बालक को वह परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि बालक का शारीरिक विकास भी हो सके और मानसिक विकास भी हो सके। जैसे मानसिक विकास के लिए उनसे कोई भी पहेली बुझाना चाहिए। परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या हैं, बालक के मानसिक विकास करने के लिए उसे पहेलियों के द्वारा, ठीक है, बाकी खेल में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए
और उसके बाद शारीरिक विकास की बात हो गई तो उसे रोज़ जॉगिंग में ले जा रहे हैं, दौड़ने के लिए, टहलाने के लिए, ठीक है, या फिर व्यायाम सिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है, उसको समायोजित बनाए रखने के क्या है उपाय हैं। यानी कि बालक से क्या करेगा, अपने वातावरण में उनके साथ घुल मिल के बिना ही किसी तनाव के रह सकता है। आगे देखिए दूसरा क्या उपाय है। दूसरा उपाय है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए परिवार का वातावरण जो है वह क्या रहना चाहिए, शांतिपूर्ण रहना चाहिए। अब शांतिपूर्ण का मतलब ये है जैसे अक्सर परिवार में झगड़े होते रहते हैं तो बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है उनके हिसाब से, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए बालक को परिवार में ऐसा शांति का माहौल रहना चाहिए, यानी कि सभी सदस्यों में क्या रहनी चाहिए, एकता, प्रेम की भावना, ठीक है, तथा सद्भावना का विकास होना चाहिए सभी लोगों के अंदर। यानी कि एक व्यक्ति को दुख हो तो दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसमें सहायता करे, ठीक। आगे देखिए, माता पिता को बच्चों के साथ प्रेम तथा सुरक्षा से परिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जो भी वातावरण का निर्माण करें माता पिता बच्चों के साथ, वह क्या हो, प्रेम से परिपूर्ण हो और उनके सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। यानी कि बालकों की सुरक्षा को लेकर के माता पिता को ध्यान देना चाहिए और बच्चों के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो यह सभी बातें हो गई समायोजन को बनाए रखने के उपायों में। सबसे पहला क्या था, परिवार का कार्य, ठीक। अब दूसरा हम देखेंगे परिवार के बाद विद्यालय, कि विद्यालय के क्या कार्य होते हैं या विद्यालय की क्या भूमिका होती है समायोजन को बनाए रखने में। दूसरा देखिए विद्यालय, क्योंकि बालक जो होता है वह अपने परिवार से कहाँ जाता है, अपने परिवार से विद्यालय में जाता है। तो देखिए सबसे पहला है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाया जाए कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अब कहेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास विद्यालय के वातावरण से कैसे हो सकता है, तो शारीरिक और मानसिक विकास ऐसे हो सकता है कि विद्यालय में विभिन्न पाठ्य संग्रामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए, जैसे खेलकूद की प्रतियोगिता, उसके बाद भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहीं टूर पे ले जाना, भ्रमण पे ले जाना, ठीक है, बाकी सभी स्काउट है, ऐसी विभिन्न पाठ्य संग्रामी क्रियाएँ करा करके बालक को क्या करना, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना क्या है, विद्यालय की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। आगे देखिए, विद्यालय के शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार। देखिए जब भी बालक विद्यालय में जाता है तो क्या होता है, थोड़ा डरा और सहमा सा रहता है। तो वह क्या करता है कि अध्यापकों से थोड़ा सा डरता है कि सर आ रहे हैं, कैसे होंगे, पता नहीं कैसे नहीं होंगे। तो इसीलिए शिक्षकों का बालकों के प्रति जितना भी स्नेहपूर्ण व्यवहार होगा उतना ही बालक क्या करेगा, अपने आप को विद्यालय में समायोजित करना सीख लेगा और विद्यालय से ही वो अन्य लोगों के साथ भी समायोजन बनाना सीख लेगा, ठीक है। आगे देखिए, भय, दंड, जो कठोरता, यह सब विद्यालय क्या हो, प्रतिबंधित हो। यानी कि बच्चों को डरा करके, ऐसे नहीं होता, कभी अगर बालक शोर करते हैं या कोई उनका मामला हो जाता है, आपस झगड़ा करने लगते हैं, तो वहाँ पे भय के द्वारा, डरने के दम पर, ठीक है, या फिर उनके साथ कठोर व्यवहार करके उन्हें हाथ ऊपर करके खड़ा करा देंगे, 2-2 घंटे तक क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है, या फिर कक्षा से निष्कासित कर देंगे एक हफ्ते के लिए। तो यह सब क्या है, यह सब नहीं होना चाहिए। अगर यह सब होता है तो बालक सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला न बन के वह कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन जाएगा। आगे देखिए, बालकों की रुचि आवश्यकताओं, किसकी रुचि आवश्यकताओं के अनुरूप जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो वह इन्हीं को ध्यान में रख करके हो। यानी बालक की रुचि जिसमें होती है, जिस उम्र का बालक है उस उम्र की रुचि और आवश्यकता के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक कक्षा 4 का छात्र है और उसके पाठ्यक्रम में अणु परमाणु हम डाल दिए हैं तो उसे क्या समझ आएगा, ठीक है। वह क्या होगा, बिल्कुल ही खींच जाएगा और बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा। मैं खुद की अपनी बात बता रहा हूँ, जबकि मैं हाई स्कूल की परीक्षा पास किया था और इंटरमीडिएट में मुझे एडमिशन कराना था, तो हमारे घर का विद्यालय था इंग्लिश मीडियम से। लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवा लीजिए और अच्छी सुविधा मिलेगी आपको। तो हमने खुद वहाँ में फैसला किया कि पढ़े तो हम हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से, अब हम जाएंगे सीबीएसई बोर्ड में तो वहाँ में क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं बहुत ही परेशान था कि मेरे गार्जियन नाम वहाँ पर लिखवा न दें। लास्ट में हमारे गार्जियन ने हमारी राय मांगी तो हमने बताया कि नहीं, हम सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे, हम यूपी बोर्ड में ही पढ़ेंगे। अगर बनना है तो यूपी बोर्ड से बन जाएंगे, अगर बिगड़ना है तो सीबीएसई बोर्ड में भी जाएंगे, तभी हम नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसलिए
पाठ्यक्रम का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक की जो रुचि है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और वह पाठ्यक्रम कैसा हो, लचीला पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो यह सब थे विद्यालय की भूमिका समायोजन बनाए रखने के उपाय में। अब देखेंगे तीसरा क्या है, हमने बताया कि परिवार, विद्यालय और समाज। देखिए बालक क्या होता है, सबसे पहले परिवार में रहता है, फिर विद्यालय में जाता है और विद्यालय के बाद वहाँ कहाँ जाता है, समाज में जाता है। तो देखिए समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए समायोजन को बनाए रखने में। देखिए सबसे पहली बात कि सामाजिक विद्वेष, यानी कि आपस में जो सामाजिक जो भी झगड़े होते हैं वह क्या होने चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक, सामाजिक विद्वेष, राजनैतिक प्रपंच, धार्मिक उन्माद, ये सब जो भी विषय वस्तु हैं, यह सब समाज में ये अगर नहीं होंगे तो बालक क्या होगा, एक सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा, एक सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन सकेगा। लेकिन अगर समाज में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, तो जातिवाद भरा हुआ है समाज में, तो क्या होगा, वह भी जातिवाद की भावना से ग्रस्त होगा, कुंठित होगा। अगर वह कहीं जा रहा है, अगर वह पैदल जा रहा है रास्ते में, अगर उसके मन में जातिवाद की भावना है, किसी गैर बिरादरी का व्यक्ति को उसे लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोक भी देगा तो वह गाड़ी पर नहीं बैठेगा, यह सोच करके कि फला व्यक्ति फला विचारधारा का होगा या मेरे साथ ऐसा कर सकेगा। तो समाज में क्या है कि यह जो जातिवादी संघर्ष हैं, यह सब की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि बालक अपना समायोजन बनाए रखने में सफल हो सके। दूसरी बात देखिए, ध्यान देने वाली बात कि जो समाज का वातावरण है या क्या होना चाहिए, यह परस्पर एक दूसरे से मित्रवत, सौहार्दपूर्ण व प्रेम की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी जहाँ भी जरूरत हो एक दूसरे का व्यक्ति क्या कर सके, सहयोग कर सके। सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होना चाहिए समाज में, तब जाकर के बालक जो है वह क्या करेगा कि अच्छे समायोजित व्यक्तित्व का अपने विकास कर सकेगा। तो यह सभी थे समाज, विद्यालय और परिवार, यही जो क्या है समायोजन बनाए रखने के मुख्य उपाय हैं बालक के समायोजित व्यक्तित्व के निर्माण करने में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि सुसमायोजन की युक्तियाँ क्या हैं। यानी कि अगर हमें एक वेल मेंटेन अगर लाइफ स्टाइल चाहिए तो हमें कौन कौन सी टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए सुसमायोजन की युक्तियाँ जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है, इसकी 4 युक्तियाँ हैं। कितनी युक्तियाँ हैं, 4 युक्तियाँ हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधियाँ, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधियाँ, तीसरा है क्षतिपूरक विधियाँ और हमारा चौथा आखिरी है आक्रामक विधियाँ। तो आज हम इन्हीं चारों विधियों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधियाँ। अब ये प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसको हम अच्छे समझते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहला आता है आपका बाधा निराकरण, यानी रिमूविंग हर्डल। ये बाधा निराकरण क्या है, यह जो बाधा निराकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष विधियों में। बाधा निराकरण का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति में कमी है वह उन कमियों को क्या करे, उन बाधाओं को, उन कमियों को क्या करे, उनका निराकरण कर दे, यानी उनको रिमूव कर दे, उनको समाप्त कर दे और अपने को समायोजित कर ले। जैसे कोई व्यक्ति है वह क्या है, लिखने में बहुत ही धीमा है, तो वह क्या करेगा कि वह अपनी इस धीमे लिखने की प्रवृत्ति को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। और मतलब रोज़ अभ्यास करके क्या होगा, वह अब तेज़ी से लिखना शुरू कर देगा। तो वह क्या किया, वो अपने आप को समायोजित किया। कैसे किया, बाधा निराकरण के माध्यम से। जो बाधा थी उसका क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। दूसरा देखिए, दूसरा है मार्गान्तीकरण, चेंजिंग वेज। मार्गान्तीकरण का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति की समूह कठिनाइयाँ, बाधाएं और समस्याएं आ रही हैं वह क्या करे, उनमें बदलाव करे, उनका मार्गान्तीकरण, यानी कि उनके रास्ते को क्या करे, बदल दे। जैसे कि अगर किसी को मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं याद होते हैं या किसी के कोई पता नहीं याद होता है, तो उससे क्या है, उसकी बाधा क्या है कि उसे कोई पता नहीं याद होता। उसकी समस्या यही है कि उसे किसी चीज़ को याद करने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो वह उसका दूर करने के लिए क्या करेगा, अपने आप को कैसे समायोजित करेगा, वह अपने पास एक डायरी रखेगा और एक वैसा पेन रखेगा। कोई भी नंबर बोलेगा या कोई पता बताएगा, कोई दवाई का नाम बताएगा, तो उस डायरी पे नोट कर लेगा। तो यह क्या है, यह है मार्गान्तीकरण, यानी कि अपने मार्ग में बदलाव करना। ठीक,
आगे देखिए, तीसरा है अवधान प्राप्ति। अवधान प्राप्ति का अर्थ यह है कि जैसे कि आप कहीं पे गए हुए हैं शादी विवाह में और आप क्या चाहते हैं, आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने को, यानी कोई आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, आप कोने में दुबक के खड़े हैं, ठीक है, जूस का ग्लास लेकर के, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे गाना गाएंगे या फिर कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे या फिर कुछ ऐसा पहनावा पहनेंगे आप कि जिससे कि सभी लोग किसे देखें, आपको ही देखते रह जाए। तो यह क्या है, यह है अवधान प्राप्ति, यानी कि गेटिंग अटेंशन, लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करके वातावरण के अनुसार अपने को समायोजित करना। ठीक है, आगे देखिए, चौथा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूट एम्स। देखिए, लक्ष्य प्रतिस्थापन से क्या मतलब है, लक्ष्य प्रतिस्थापन से अर्थ यह है कि वो कोई भी व्यक्ति जब अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, वो बहुत ही कुंठित हो जाता है, बहुत ही व्यग्र हो जाता है। लेकिन अपने इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अपने को वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, वह लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लेता है, यानी को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह क्या है, वह आईएएस बनना चाहता है, ठीक, आईएएस वह नहीं बन पाता है। अगर वह आईएएस अधिकारी नहीं बन पाता है तो क्या करता है, अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन लोअर पीसीएस में हो गया तो क्या फिर भी वो प्रशासनिक अधिकारी है कि नहीं है, अधिकारी है। तो उसने किया, अपने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लिया, अपने खुद को समायोजित कर लिया। जैसे कोई अध्यापक हैं, वह क्या बनना चाहते, प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी पीजी कॉलेज में, बाय द वे दुर्भाग्यवश वह नहीं बन पाए, तो वह किसी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन किया, उनमें सब्स्टिट्यूट किया अपने एम्स को, और सब्स्टिट्यूट करके अपने को क्या किया, वातावरण के साथ समायोजित किया। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया ना कि वे सर पकड़ लिए, हमेशा क्या करने, चिंता करने लगे कि मैं नहीं बन पाया, मैं नहीं कर पाया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, समायोजन किया, किनके द्वारा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन के द्वारा। तो ये तो थी प्रत्यक्ष विधियाँ, ठीक। अब देखिए अप्रत्यक्ष विधियाँ, यानी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है कि देखिए अप्रत्यक्ष विधियाँ जो होती हैं ये तुरंत नहीं होती हैं, यह क्या होती है, थोड़ा देर से होती हैं और बाद में होती हैं। देखिए पहला है शोधन। शोधन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति की किसी भी प्रवृत्ति को क्या करना, उनमें परिवर्तन कर देना। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वह क्या है कि वह बहुत ही चोरी का कार्य करता है, समझ लीजिए, तो ठीक है, उसके अंदर क्या है, काम करने की क्षमता है, लेकिन वो क्या करता है, गलत कार्य करता है, ठीक। तो वह क्या करेंगे, हम उसकी प्रवृत्तियों को एक नया मोड़ देंगे, यानी उसमें क्या करेंगे, शोधन करेंगे, उसको हम शोधित करेंगे, और शोधित करके क्या करेंगे, उसकी उस प्रवृत्ति को, जो चोरी करने वाली प्रवृत्ति थी, काम करने की, काम तो करता है लगन से, लेकिन गलत कार्य करता है, तो हम गलत कार्य न करके हम उसे अच्छा कार्य करने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, जिससे कि वो अपना संयोजन कर सके। क्योंकि चोरी काम क्या है, गलत काम है, ठीक है, तिरस्कार की भावना हमेशा इससे प्राप्त होती है। तो हम उसे समायोजित करने के लिए उसे किसी कंपनी में काम दे देंगे, या किसी मंदिर के बाहर कोई काम दे देंगे, या मंदिर के अंदर कोई काम दे देंगे कि तुम यहाँ रहो, इसकी देखभाल करो, या इस बगीचे की देखभाल करो, ठीक है, और मेहनत से कार्य करो, मेहनती तुम हो ही, जो गलत रास्ते चल रहे थे अब अच्छे रास्ते पर चलो। दूसरा देखिए परावर्तन। परावर्तन का अर्थ यह है विड्रॉ, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, विड्रॉ मतलब अलग कर लेना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसमें अगर कोई कमी है और लोग उसका उपहास कर रहे हैं, तो वह क्या करेगा, अपने को वहाँ से अलग कर लेगा। तो यह क्या हो जाता है, वह हो जाता है परावर्तन। अब यह परावर्तन, जैसे कोई बालक है, थोड़ा मंदबुद्धि का है, अब क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या करेगा, लंच जब होगा तो अपना लंच अलग करेगा बालकों से हट के, ठीक है। लेकिन यही प्रवृत्ति जब बाद में विकसित होने लगती है, किसकी, विड्रॉल की, तो यह क्या होता है, यह गलत होता है, यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए यह जो है दो भागों में बढ़ गया है। किन भागों में, एक प्रतिगमन और दूसरा है दिवास्वप्न। देखिए प्रतिगमन और दिवास्वप्न का अर्थ यह है कि यह जो परावर्तन, अलग होने की जो प्रवृत्ति होती है लोगों से हटने की, यह जब बालक बड़ा होता है तो कोई भी कार्य करता है, अगर उसमें वो असफल होता है तो प्रतिगमन, यानी कि पीछे गमन, तो वह छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है,
क्या कहता है, रोने लगता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। ठीक, प्रति मतलब पीछे, गमन माने चलना। अब देखिए किशोरावस्था का बालक अगर बाल्यावस्था के बालक जैसा रोने लगे किसी कार्य में असफल होने पर, तो क्या है, वह प्रतिगमन है। और वह प्रतिगमन किस कारण उत्पन्न हुआ है, परावर्तन कारण, लोगों से हटने के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसने किसी सलाह मशवरा दिया नहीं, उसने कोई कार्य किया, उसने क्या किया, वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो वह क्या किया, वो रोने लगा। आगे देखिए दिवास्वप्न मतलब कि डे ड्रीम, हवाई महल का निर्माण करना, ऐसा कि लोग कहते हैं। ठीक है, तो इससे कोई व्यक्ति है वह क्या है, वह सोचा कि हम ये कार्य करेंगे, वह उसमें असफल हो गया, तो अपने को वह समायोजित करने के लिए वातावरण के साथ वह क्या करता है, दिवास्वप्न देखता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये बन गए हैं, हाँ हमारे पास ये क्षमता है, हम ऐसा कर ही रहे हैं। ठीक है, तो वह क्या करता है, वह दिवास्वप्न देखता है। हालांकि ये सब क्या है, ये दोनों हानिकारक हैं व्यक्ति के लिए। ठीक, आगे देखिए तीसरा है तादात्म्य स्थापित करना। तादात्म्य स्थापित करने का अर्थ यह है, यानी आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि व्यक्ति में कोई भी कमी होती है तो अपनी कमी को छिपाने के लिए वह किसका प्रयोग करता है, वातावरण में समायोजन करने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए और वातावरण में समायोजन करने के लिए वह आइडेंटिफिकेशन का यूज करता है। यानी इसमें यह होता है कि जैसे कि आप क्या हैं, पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हैं, मंद बुद्धि के बालक हैं, और आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के क्या हैं, पुत्र हैं, तो आप जब कहीं पे जाएंगे तो आप वहाँ पे परिचय बना देंगे कि मैं मेरे पिताजी का नाम यह है और मेरे पिताजी क्या हैं, एसडीएम हैं, मैं इनका पुत्र हूँ। तो आपने किसका परिचय दिया, आपने अपने पिताजी के द्वारा अपना परिचय दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे तादात्म्य स्थापित किया, अपने पिताजी का परिचय दे करके आपने आइडेंटिफिकेशन किसका कराया, अपने पिताजी का परिचय करा के अपना परिचय कराया। तो अब लोग समझें कि भाई एसडीएम साहब का बेटा है तो भाई तेज तर्राक तो होगा ही, भले ही आप मंद बुद्धि के बालक हैं, वो अलग ही बात है। ठीक है, तो आपने माहौल के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया, अपने पिताजी का परिचय देके। तो यह था तीसरा। आगे देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा आश्रित होना, बिकमिंग डिपेंडेंट। अब बिकमिंग डिपेंडेंट का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में कोई भी अगर योग्यता या कोई कमी आ जाती है उसकी योग्यताओं में, तो वह क्या करता है, किसी अनुभवी सफल व्यक्ति का सहारा लेता है और सहारा ले करके अपने को सामंजस्य स्थापित करता है वातावरण के साथ। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आश्रित होना। जैसे कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या है उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, तो आपने क्या किया, आपको बहुत सारे तनाव हो गए आपके मन में कि यार अब बहुत फेल हो गया, अब अगले साल फिर कैसे देंगे, बहुत टेंशन होगी भाई। तो अब कुछ नहीं करना है, जो सफल व्यक्ति है उस एंट्रेंस एग्जाम में टेट का एग्ज़ाम हुआ या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जो भी है जो उसमें सफल हुआ है, आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, और आश्रित होकर के अपने आप को समायोजित कर लेंगे कि हम इनके शरण में आ गए हैं, अभी हमें मार्गदर्शन करेंगे, हम जरूर सफल होंगे। अगला है समन व दमन। देखिए दमन व समन क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझिए, दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। देखिए दमन का अर्थ यह है कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जो कि हमेशा के लिए दबा दी जाती हैं, जो समाज के लिए क्या होती है, हानिकारक होती हैं। जैसे कोई बालक है बहुत ही उग्र स्वभाव का है, झगड़ालू किस्म का है, वह क्या है कि हर बात में झगड़ा कर लेता है, और वह जब बड़ा हुआ, मान लीजिए वह शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है, वह बीएड कर रहा है, और उसके अभी भी वही भावनाएं हैं किस चीज़ की, झगड़ा करने की छोटी छोटी बातों पे। तो वह झगड़ा का पक्का है कि मामला पुलिस में जाएगा, और पुलिस में जाएगा तो भाई आपके ऊपर केस दर्ज होगा, मारपीट का जो भी है, अपहरण का जो भी है, तो केस दर्ज होगा। तो अगर पुलिस के रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया तो आपको सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल है। ठीक, तो यह क्या है, तो बालक क्या करेगा, वह अपनी इच्छाओं को दबा देगा। जो झगड़ा करने की उसकी इच्छा मनोबल है उसका, वह क्या करेगा, अपने मनोबल को गिराते हुए अपने को शांत कर लेगा, अपनी मूल प्रवृत्तियों को क्या करेगा, उनका दमन कर लेगा। ठीक है, यानी उनको हमेशा के लिए दबा देगा, वह क्या बनेगा, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति बन जाएगा। ठीक, वह मार झगड़ा से दूर रहेगा, तो वह हो गया दमन। और समन क्या है, समन का अर्थ यह है कि अपनी मूल प्रवृत्तियों को क्या करना, कुछ देर के लिए दबा देना, लेकिन जब उनका उपयोग करना हो तो फिर उन्हें जागृत कर लेना। जैसे कुछ घटनाएं होती हैं जो कि अप्रिय होती है, हम वो क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो, जैसे कि किसी व्यक्ति ने हमें मार दिया है, ठीक,
तो हम उसको कुछ दिन तक भूल गए, 1 साल 2 साल बाद भूल गए। लेकिन फिर से कोई व्यक्ति अगर सामने फिर प्रकट हुआ, सामने दिखाई दिया, हमने उनका प्रत्यक्षीकरण किया, हमें फिर से वो घटना क्या हुई, याद आ गई, रिकॉल हमने कर लिया, प्रत्यास्मरण कर लिया, तो क्या है, वह समन है। और हम अगर उसे हमेशा के लिए भूल गए हैं तो क्या है, दमन है। अच्छे समझ आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखिए 5-1-6, छठवां देखिए क्या है, प्रक्षेपण, यानी कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रक्षेपण का अर्थ यह है कि यानी अपने अंदर आई किसी कमी को किसी दूसरे पे डाल देना। जैसे कि आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया, आपका नंबर खराब आया, तो अपने घर वालों से कहा कि अरे एग्जामिनर लग रहा है गुटखा खा के चेक कर रहा होगा, पेपर बहुत कठिन था, मैं लेट से पहुंचा, पेन ही नहीं चल रही थी, ठीक है, यार पेन की स्याही खत्म हो गई, अनेक तरीके से बहाने बनाना, अपनी गलती ना देकर के दूसरे की गलती देना, क्या है, प्रक्षेपण है। और आगे देखिए 7वां हमारा है विपरीत रचना। देखिए विपरीत रचना का अर्थ यह है कि जो आप में कमी है उस कमी को, जो आप में कमी है उस कमी को आप न बता करके उसके विपरीत कोई बात कहें, वह क्या होती है, विपरीत रचना होती है। और कोई विपरीत बात कह करके आप क्या करेंगे, आप अपने कमी को छिपाएंगे और वातावरण के साथ अपना समायोजन स्थापित करेंगे। आगे देखिए तीसरा है क्षतिपूरक विधियाँ। अब ये क्षतिपूरक विधियाँ क्या होती हैं। क्षतिपूरक विधियाँ देखिए 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का क्या मामला है, देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मामला यह है कि जैसे कि आप में कोई क्या है, कमी है, ठीक है, और आपने उसको तुरंत ही दूर कर लिया, ठीक, आपने उस क्षति को क्या कर लिया, अपने अंदर आ रही उस क्षति को पूरा कर लिया। जैसे कि मैंने आपको यही बताया बाधा निराकरण, ये बाधा निराकरण और प्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधियाँ एक ही हैं। जैसे कि आपको लिखने में समस्या आ रही है बार बार, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने के बाद आपने तुरंत प्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधि का प्रयोग करने के बाद आपने अपने लिखने की जो अभ्यास करने की आदत है उसे और तेज कर दिया, आप रोज़ अभ्यास करने लगे और अपने जो वो क्षति आपकी हो रही थी, परीक्षा में आपके पेपर मिलने के बाद आपके प्रश्न छूट जा रहे थे 3 घंटे के बावजूद, तो आपने क्या किया, उसको दूर कर लिया। और अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधियाँ क्या होती हैं, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधि का अर्थ यह है कि जो भी आप में कमी है उसको क्या करना, उसको किसी दूसरे मार्ग के द्वारा दूर करना। जैसे कि ये मार्गान्तिकरण से संबंधित है। जैसे अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधि का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधि का मतलब यह है कि जैसे कि आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, ठीक, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन आपके साथ दोस्त क्या हुआ है, पढ़ लिख के कहीं ना कहीं सेटल हो गए, कोई अध्यापक हो गया, कोई प्रवक्ता हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, तो आप भी क्या किए, आप पढ़ने में कमज़ोर थे, तो आपने इस कमज़ोरी को किस में बदल दिया, आपने इस कमज़ोरी को अपने किसी दूसरे कुशल कार, मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे क्या हैं, मूर्तिकार हैं, तो आपने अपने इस कौशल का उपयोग कहाँ किया, मूर्ति बनाने में किया। भाई पढ़ाई में कमज़ोर थे, ठीक, लेकिन आप मूर्ति बनाने क्या है, बहुत ही कुशल हैं, तो आपने सारा ध्यान मूर्ति बनाने लगा दिया और आज के समय में आप क्या हैं, एक बहुत ही अच्छे फेमस मूर्तिकार हैं। तो जितने पैसे आपके दोस्त कमा रहे हैं उतने पैसे आप भी कमा रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपनी कलाओं का जो उपयोग है वह क्या किया, अप्रत्यक्ष तरीके से अपने अंदर की हो रही क्षति को आपने